हेलो, हाय प्यारे स्टूडेंट्स। शिवा स्टडी ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। और आज देखिए मैं साइंस के क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु के बारे में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। आप समझेंगे परमाणु क्या है, अणु क्या है, उसकी संरचना में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चैनल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है @लवकुमार1567। इस पर आप मुझे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे जो सारे प्रोग्राम है वो सभी मैं स्टडी से संबंधित प्रोग्राम ही बनाता हूँ। स्टडी में मैं इंग्लिश, मैथ और साइंस इन तीनों ही सब्जेक्ट पर बेस्ड जो आपके प्रोग्राम्स देता हूँ। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के टॉपिक्स में लेता हूँ। तो आज मेरा केमिस्ट्री का टॉपिक है परमाणु एवं अणु। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि परमाणु क्या है, अणु क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज परमाणु के बारे में। परमाणु क्या है? तो परमाणु की डेफिनेशन इस प्रकार आती है कि परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्म और अविभाजित कण है। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म अविभाजित कण माना गया है। यानी अभी तक की जो हमारी कंसेप्ट्स हैं उनमें माना गया है कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म अविभाजित कण है, यानी सबसे छोटा कण है जिसको यानी विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसा पदार्थ जो है परमाणु माना है। और सभी जो हमारे पदार्थ हैं वो परमाणुओं से मिलकर ही बने हैं, क्योंकि परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है और अणुओं से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। तो परमाणु जो है सूक्ष्म कण माना गया है। इसको डाल्टन ने माना है। डाल्टन के अनुसार क्या है कि परमाणु को उन्होंने अविभाजित कण माना है। लेकिन ये किसने माना है? डाल्टन ने माना है परमाणु को अविभाजित कण। लेकिन आज के जो नई परिभाषा है, नई परिभाषा के आधार पर इसका कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है, इसको बदल दिया गया है। आधुनिक परिभाषा के आधार पर क्या है? आधुनिक परिभाषा के अनुसार आधुनिक परिभाषा में क्या है? परमाणु को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में बांटा जा सकता है। परमाणु को तीन भागों में बांटा जा सकता है और वो हमारे तीन भाग हैं। नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन और नंबर सेकंड है प्रोटॉन और नंबर थर्ड है न्यूट्रॉन। यानी परमाणु तीन कणों से मिलकर बना है और ये तीन मूल कण हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के बारे में ये तीन कण का कंसेप्ट चला गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्राचीन जो परिभाषा थी डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाजित कण माना गया था। आधुनिक परिभाषा में परमाणु को तीन कणों से मिलकर माना गया है और वो तीन कण हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि परमाणु क्या है। परमाणु की ये शॉर्ट डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद हम आगे आते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु का स्ट्रक्चर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में बच्चों देखिए क्या है। ये जो हमारा परमाणु मान लो कोई सूक्ष्म कण है, तो परमाणु का एक जो हमारा होता है नाभिक, जो परमाणु के मध्य में होता है, ये इस बात को कहते हैं जैसे हम नाभिक मानेंगे। क्या है? नाभिक। और परमाणु के नाभिक में दो कण पाए जाते हैं। एक तो होता है पी और एन से इनको लेते हैं। पी होता है प्रोटॉन और एन होता है न्यूट्रॉन। यानी परमाणु के नाभिक में दो पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन कैसा होता है हमारा, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के बाहर की जो कक्षा होती है उसमें चक्कर करते हैं। यहाँ पर ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर हमारा ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से परमाणु जो है 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, प्रोटॉन धनात्मक है और न्यूट्रॉन कैसा है, उदासीन है। तो जो हमारा परमाणु के मध्य जो समायोजन होता है वो यहाँ पर जो धनायनों की संख्या और यहाँ पर ऋणायनों की संख्या जो है समान होती है, जिसके कारण हमारा परमाणु का संतुलन बना रहता है। अगर किसी कारणवश इनकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या असंतुलित हो जाती है या कम और ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि परमाणु में विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाती है या फिर आवेश उत्पन्न होने लग जाता है। तो अब यहाँ पर हम परमाणु के बारे में ही लेते हैं। तो परमाणु के बारे में समझ गए कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है और वो 3 मूल कण हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इसके बाद जो है इन पर आवेश कितने कितने होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 होता है, ये ऋणावेश होता है, इतना ऋणावेश होता है। और जो हमारा प्रोटॉन होता है ये धनावेशित है, इस पर 1.6 इंटू 10 की पावर -27 ये धनावेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ तक आप बच्चों इसको नोट भी कर लें, साथ ही साथ आप फिगर बनाते जाएं, आप फिगर में नोट कर लें, तो इससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान पाएंगे। अब इनको जैसे याद करने का तरीका होता है, कैसे याद करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हिंदी में कहते हैं ईंट पर नाच। इसको बच्चे याद करते हैं, ईंट पर नाच। तो ईंट पर नाच का मतलब क्या है, अब इसको समझेंगे बच्चे कि ये क्या चीज है। तो ईंट का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, तो टी का मतलब थॉमसन, यानी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। उसके बाद है पी यानी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमारा होता है आर रदरफोर्ड, इसकी खोज रदरफोर्ड जी ने की। और इसके बाद एन होता है हमारा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की जो खोज की है वो सर जेम्स चैडविक, या जिनको हम कहते हैं चैडविक। तो इस प्रकार ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो जिन्होंने खोज की, जो जन्मदाता हैं वो थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक हैं। अब इसके बारे में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिक जो हमारी जानकारी है वो हम समझ गए कि ये 3 कणों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, प्रोटॉन धनात्मक है और न्यूट्रॉन उदासीन है। और इनकी किस किस ने खोज की है और कितने कितने पर आवेश हैं। तो यहाँ तक हम परमाणु के बारे में समझ चुके हैं। अब परमाणु के बाद हम इसके बाद आते हैं अणु होते हैं, परमाणुओं से मिलकर हमारे अणु बनते हैं। तो हमारा ये चैप्टर है परमाणु एवं अणु। अब इसमें कुछ हमारी अवक्रियाएं हैं, उन अवक्रियाओं के बारे में भी हम समझ लेते हैं। अवक्रियाओं में जैसे पहली अवक्रिया आती है रासायनिक संयोजन का नियम। तो संयोजन का नियम क्या है, रासायनिक संयोजन का नियम है। तो रासायनिक संयोजन के नियम में क्या होता है, तो अब हम आते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम पर आते हैं। तो संयोजन के नियम में ये कई नियम होते हैं। इसमें से पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है, इस नियम के अनुसार कोई भी पदार्थ या परमाणु जो न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, केवल उसका क्या होता है, पदार्थ जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में
चला जाता है तो उसका सकल द्रव्यमान या उसकी जो सकल ऊर्जा है वो जो है स्थिर रहती है, यानी उसका द्रव्यमान का संरक्षण होता रहता है। इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे हम कोई भी जब रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं तो उनमें जो कुल द्रव्यमान है अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान, जैसे अभिक्रिया से पूर्व द्रव्यमान, अभिक्रिया से पूर्व द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान, तो दोनों ही द्रव्यमान होंगे वो सेम रहेंगे। और अगर दोनों द्रव्यमान सेम है तो इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का यहाँ पर पालन हो रहा है। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से हम इसको पहला नियम समझ गए। अब जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं H2 प्लस का Cl2, इसको जब हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे HCl बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए H का कितना है 2, Cl का कितना है 2, यहाँ पर H का 1 है Cl का 1 है, तो यह अभिक्रिया क्या है, संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें H2 है तो यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं तो 2HCl, यानी हाइड्रोजन के दोनों हो गए और Cl के भी, यानी दोनों तरफ क्या हुआ, हाइड्रोजन के परमाणु भी समान है और क्लोरीन के परमाणु भी समान है। इससे हमें पता चलता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का यहाँ पर पालन हो रहा है। अब इसके बाद हम दूसरे नियम पर आते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, सेकंड लॉ ऑफ, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी पदार्थ हमारा किन्हीं, जो पदार्थ हमारा बना है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है तो उनके मध्य का जो अनुपात है वो अनुपात सेम रहता है। चाहे जैसे हम मान लीजिए जल है, जल हमारा क्या है H2O, जल का सूत्र H2O है। अब हमारा जल चाहे वो बारिश का जल हो, बारिश का जल हो, तालाब का जल हो, समुद्र का जल हो या फिर प्रयोगशाला में बनाया गया जल हो, तो मैंने प्रयोगशाला में हमने बनाया गया जल हो, यानी किसी भी प्रकार का जल हो जिसका निर्माण हम करेंगे उनके मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो दोनों के मध्य जो अनुपात होता है 1:8। तो जो इनके मध्य अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य, वो अनुपात 1:8 ही रहेगा। चाहे जल हमारा किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे जल बारिश का हो, तालाब का हो, समुद्र का हो, प्रयोगशाला का हो, नदी का हो या समर का हो, यानी किसी भी प्रकार का जल हो, उस जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो स्थिर रहेगा। इसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्थिर अनुपात के नियम को भी भली भांति समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम अगला नियम जो लेते हैं, स्थिर अनुपात के नियम के बाद अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर आते हैं कि जो डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था उसके हिसाब से क्या माना। तो उन्होंने माना सबसे पहले कि परमाणु अविभाज्य कण है, अविभाजित कण है। डाल्टन ने माना कि परमाणु कैसा है, अविभाजित कण है। नंबर 1 में डाल्टन जी ने ये माना। और नंबर 2 में माना कि सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं। यानी उन्होंने माना, अविभाज्य माना और सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं, ये माना। यानी एक ही प्रकार के सभी तत्वों के, और उन्होंने माना अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। उन्होंने ये माना कि एक ही जो तत्व है उसके सभी परमाणु के द्रव्यमान समान होंगे और अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग होंगे।
और उन्होंने माना कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक जो हमने इसके जो मेन 4 पॉइंट है उनको ले लिया। नंबर 1, परमाणु अविभाजित कण है और एक ही तत्व के जो सभी परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं और परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में डाल्टन ने इतना बनाया है। हाँ, तो ये अब इसी परमाणु एवं अणु में से हमारा अगला जो इसी चैप्टर का टॉपिक है यौगिकों के अणुसूत्र लिखना। तो यौगिकों के अणुसूत्र हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में आपको मैं लिखना आज सिखाऊंगा कि अणुसूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, कैसे हम इनको नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसका भी हमें अणुसूत्र लिखना है उस तत्व का हमको प्रतीक पता होना चाहिए कि प्रतीक क्या होता है। जैसे हमको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका अणुसूत्र लिखना है कि इसका अणुसूत्र क्या होगा। तो इसका अणुसूत्र लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमको हाइड्रोजन का प्रतीक पता होना चाहिए और क्लोराइड का। तो हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है और क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl। अब इसका हम लिखेंगे अणुसूत्र। तो अब इनकी हमें संयुक्ता भी पता होनी चाहिए। तो इनकी संयुक्ता के लिए हमें जैसे अलग से मैंने एक वीडियो बनाया उसमें आपको संयुक्ता निकालना मैंने बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि इनका अणुसूत्र कैसे लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की जो संयुक्ता होती है, संयुक्ता निकालने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात उसके बाहरी कोश में जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधार पर हम उसकी संयुक्ता का निर्णय करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा 1 होता है। तो इसके जो बाहरी कोश में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इसकी संयुक्ता भी कितनी है, 1 है। और दूसरा हमारा जो है क्लोरीन की भी जो हमारी संयुक्ता है वो कितनी है, 1 होती है। इसकी कैसी है, धन की 1 है और इसकी माइनस की 1 है, यानी ये प्लस का 1 और इसका माइनस का 1। तो दोनों का हम 1 लगाएंगे, फिर इनका हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हमको ये प्राप्त होता है HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, HCl हो गया। अब जैसे दूसरा हमारा कोई पॉइंट है, दूसरा हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। तो जैसे कार्बन और दूसरा है ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र निकालेंगे तो कार्बन का प्रतीक हो गया C और ऑक्साइड का हो गया O। अब जो कार्बन की संयुक्ता है उसके हिसाब से हम निकालेंगे और ऑक्सीजन की संयुक्ता है उसकी हम निकालेंगे। तो कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है, यहाँ पर 4 लगाया। ऑक्सीजन की होती है 2, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो कार्बन का जो होती है वो प्लस की 4 होती है, +4 है और इसका माइनस का 2 होता है। अब यहां से जब करेंगे तो क्या बन गया है हमारा C2O4 बन गया। अब C2O4 को क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे, 2 से ये 1 बार और 2 से ये 2 बार। तो यहां से हमारा आ गया C1O2 या इसको हम लिख सकते हैं CO2। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या बन के आ गया हमारा, CO2। तो अब ये समझ गए हम कि अणुसूत्र कैसे लिखेंगे। जिस भी पदार्थ का या जिस भी तत्व का अणुसूत्र लिखना है, सबसे पहले हम उन तत्वों को लिख लेंगे, उनके नीचे उनकी संयुक्ता लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम अगर उनमें कोई संख्या समविभाजित है तो उसको एक ही संख्या से काट के हम सरल भी कर सकते हैं और इस प्रकार से हम उसका सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से HCl हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हमारा CO2 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सूत्र के बारे में समझ चुके होंगे। इस चैप्टर का बच्चों अगला टॉपिक है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ये पेपर में एग्जाम में अक्सर करके आता है कि इस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि भी आनी चाहिए। तो अब मैं आपको आसानी से कैसे आणविक द्रव्यमान निकालेंगे ये निकालना आपको सिखाऊंगा। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालती है, जैसे किसी भी पदार्थ का या कोई भी यौगिक है उसका आणविक सूत्र निकालना है तो सबसे पहले हमें उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता होने चाहिए। तो ये एक टेबल होती है हमारी, समझ रहे हैं। तो उस टेबल में आप क्या करोगे, जो रासायनिक पदार्थ है उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आप ज्ञात कर लोगे, या फिर अलग से इसमें मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप देख सकते हो।
तो इसमें जैसे परमाणु क्रमांक और परमाणु, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 1 होता है। ऐसे अगर क्लोरीन ले तो क्लोरीन का Cl होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 और ये परमाणु भार होता है 35.5। तो इस तरीके से इनके परमाणु क्रमांक, और चाहे तो आप YouTube पे किसी भी कहीं से भी या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि किस पदार्थ का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है, उसके हिसाब से आप उनका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कोई पदार्थ मैंने ले लिया CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हमको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले कार्बन है, कार्बन का जो हमारा परमाणु भार होता है वो 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 होता है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 प्लस का 16 2 या 32, और 32 और प्लस का 2 मिलकर 44, यानी CO2 का हमारा आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 44। अब इसके बाद जैसे कोई अगला टॉपिक ले लेते हैं, हाँ, तो इसका हो गया 44 इकाई, इसका आणविक द्रव्यमान। दूसरा ले लेता हूं मैं Na2CO3, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो इसका निकालने के लिए सोडियम Na होता है, इसका 23 होता है, तो 2 × 23 हो गया, प्लस का कार्बन है, कार्बन का हमको पता है 12 हो गया, ऑक्सीजन का मालूम है 16 होता है, 3 × 60। अब इसका किया ये 46 प्लस का 12 प्लस का 48, इनको सबको कैलकुलेट किया, ये हो गया 60 प्लस का 46, इसका हो गया 106 इकाई या यूनिट। इसका आणविक द्रव्यमान हमारा हो गया 106। इसी प्रकार से आप किसी भी पदार्थ को लिख लें, बस उसका आपको जो परमाणु भार है या आणविक द्रव्यमान है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका परमाणु भार आपको आना चाहिए। अगर परमाणु भार आपको आता है तो आप किसी भी पदार्थ का, कैसा भी पदार्थ है, उसका आणविक द्रव्यमान आप ज्ञात कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप आणविक द्रव्यमान निकालना सीख गए होंगे। अगर इसमें और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे चैनल पे मुझे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। किसी पदार्थ का नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपका उसको निकाल कर दिखाऊंगा। इसी के साथ आगे इसी चैप्टर का और देखते हैं और कौन सा टॉपिक है। हाँ बच्चों, अब इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारा मोल संकल्पना, यानी मोल संकल्पना के बारे में जानेंगे। तो यानी किसी पदार्थ में 1 ग्राम में उपस्थित जो परमाणु की संख्या होती है उसे हम अवागाद्रो संख्या कहते हैं। और ये जो संकल्पना जो है मोल नामक वैज्ञानिक ने दी, उन्हीं के आधार पर हम इसको मोल संकल्पना भी कहते हैं। जैसे कार्बन 12 के, इसको हम कार्बन के आधार पर मोल संकल्पना या परमाणु की संख्या निकालते हैं। तो कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु, जैसे कार्बन कितना है, इसका 12 होता है, इसके 1 ग्राम में 1 ग्राम में कितना होता है 6.0223 गुणा 10⁻23, यानी इतने अणु इसमें उपस्थित होते हैं कार्बन 12 के 1 ग्राम में। इसी प्रकार प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसकी कार्बन 12 से हम तुलना करके उसके प्रत्येक पदार्थ के 1 ग्राम में जो मोलों की संख्या होती है वो यानी 6.0223 × 10⁻23 होती है। इसे हम अवागाद्रो संख्या भी कहते हैं, अवागाद्रो संख्या भी कहते हैं। यानी आज का जो हमारा पूरा ये चैप्टर था, इसके जो सारे पॉइंट्स थे लगभग मैंने कवर कर लिए। परमाणु को सिखा दिया, अणु को सिखा दिया, रासायनिक संयोजन के नियम है आपके, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ दिया, और आणविक द्रव्यमान निकालना और मोल संकल्पना के बारे में। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये आपका जो चैप्टर है परमाणु एवं अणु क्लास 9 का चैप्टर 3 कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। अगर इसमें कुछ और नहीं समझ में आ रहा हो आपको तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर हमारा परमाणु एवं अणु कंप्लीट हो गया। और अवागाद्रो संख्या, इसको आप याद रखें, ये अक्सर करके एग्जाम में आ जाता है, 1 नंबर में ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं कि अवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इसको आराम से बता पाओगे। इसी के साथ मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको और अच्छे से पूछे, मैं आपको बताऊंगा। मैं नए नए टॉपिक आपके लिए लाता रहूंगा, आप मुझे सहयोग करें, मैं आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ओके, बाय बाय, टाटा।